फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि लीमन ब्रदर क्राइसिस जैसी कोई सिचुएशन रिपीट होगी। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक क्राइसिस से गुजर चुके हैं, राइट, तो ये मार्केट्स इतने इवॉल्व है कि शायद उसी क्राइसिस से उतना बड़ा इम्पैक्ट आना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मिस्टर एस एस मुद्रा की एक थीसिस को कोट करूं तो उन्होंने कहा था कि इंडियन क्रेडिट ग्रोथ का नंबर, राइट, अपने जीडीपी का 1.6 टाइम्स मल्टीपल है। इसका मतलब अगर आप ये सोच लीजिए कि इंडियन बैंक्स अगर 20 से 25% के बीच में क्रेडिट ग्रोथ दिखा रही है, तो इंडिया का जीडीपी कहीं पर एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 12 to 15% से ग्रो होगा। Extremely high credit growth that we are currently seeing, right? Very strong, robust macros and a lot of inflows that are expected in India, right? China plus one theme playing out, PLI, over and above that, very strong and stable policy making, right? I don't see a reason why India cannot really grow at the pace at which all of us are expecting, and probably better than most other economies. Neeraj. इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बिकॉज इंडिया इज अ नेट नेट क्रूड इंपोर्ट इकोनॉमी, इज क्रूड। देखिए, हर हर बार ये माना जाता है या देखा जाता है कि 10 डॉलर क्रूड जब बढ़ जाता है तो इंडियन जीडीपी को 0.5% से इफेक्ट हो जाता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉलर काफी अपने पीक के नजदीक है, और इसकी वजह से आज अगर डॉलर यहां से थोड़ा 2-4% ऊपर जाकर पीक आउट हो जाता है और वहां से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो वापस वो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अ फॉलिंग डॉलर विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ फॉरेन मनी टू द इंडियन मार्केट्स। आईटी स्टॉक्स 30% इस साल नीचे है, पर यही इंडेक्स अगर आप पिछले 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज भी 45% ऊपर है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। स्वागत है आप लोगों का एक और धमाकेदार एपिसोड में। उम्मीद करता हूं अभी तक के आपने जो है सारे एपिसोड्स देखे हैं और आपने कुछ ना कुछ उनसे सीखा है। कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अभी तक का सबसे बेस्ट एपिसोड आपको कौन सा लगा है मार्केट की बात ग्रो के साथ की इस सीरीज का। अगर आप लोग बाकी एपिसोड देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। खैर, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है मार्केट के मैक्रोज में, और वो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है आप लोग इस सिचुएशन में अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। कीर्तन शाह एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स एंड फाइनेंशियल एजुकेशन कंपनी SR EduPro को रन करते हैं। वहां ग्रुप लेवल पे ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के एसेट्स को मैनेज करते हैं। DSE लिस्टेड NBFC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं कीर्तन, और उन्होंने IM से मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का कोर्स भी किया है। उन्हें BFSI सेक्टर में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड एंड मदर टेरेसा एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जो एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उसके सब कमेटी मेंबर भी हैं। और CNBC TV 18, CNBC बाजार, ET नाउ जैसे चैनल्स पे ये काफी पॉपुलर गेस्ट हैं और आज हमारे साथ हैं। इसलिए आज का एपिसोड जो है काफी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशन से लबालब होने वाला है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हाय कीर्तन, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। नीरज, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो आज आपसे बहुत सारे जो हैं सवाल पूछने हैं और मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा हमारे ऑडियंस को आज के इस एपिसोड से। तो सबसे पहला सवाल जिसको लेके बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में, वो है रिसेशन को लेके। हम देख रहे थे कि यूएस में हमें डर लग रहा था कि रिसेशन आएगा, रिसेशन आ रहा है, रिसेशन चल रहा है, और अचानक से यूरोप जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, राइट। और यूरोप को भी लेके जो है रिसेशन की चर्चा अब काफ़ी ज़्यादा चलने लगी। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि क्या एक्चुअली में भी रिसेशन आने वाला है या चल रहा है, और स्पेसिफिकली कौन सी कंट्री पे सबसे ज़्यादा इंपैक्ट आ रहा है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट USA एंड यूरोप? नीरज, आई थिंक मेरे हिसाब से ये डिस्कशन इज नॉट ओनली सीमित टू यूएस एंड यूके। आई थिंक दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। आई टेल यू व्हाई। आप अगर यूएस की बात करें तो यूएस में डिमांड प्रॉब्लम्स है, राइट, जिसे हम टेक्निकल टर्म में रिसेशन कहते हैं। यूरोप में अगर आप देखें तो एनर्जी क्राइसिस है। आई थिंक इस चीज़ पे मैं नहीं कहूँगा तो भी इतनी सारी बातें हो चुकी है कि लोगों को पता है। चाइना की जब हम बात करें तो चाइना में एक तो सबसे पहले पॉलिटिकल क्राइसिस है, और उससे भी ज़्यादा बड़ा
रियल एस्टेट प्रॉब्लम वहाँ पर चल रहा है। अगर आप चाइनीज इकोनॉमी को थोड़ा सा और नज़दीक से देखें तो उसकी जीडीपी का 30% रियल एस्टेट से आता है, और रियल एस्टेट में बहुत ही बड़ा क्राइसिस चल रहा है चाइना में। अगर आप दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पर करेंसी क्राइसिस है, राइट। ऑफ कोर्स इंडिया बहुत बेहतर है बाकी करेंसी से, पर डेफिनेटली एक छोटा सा डर का करेंसी के आजू बाजू एक माहौल डेफिनेटली बना हुआ है। तो मुझे सबसे पहले तो ये नहीं लगता कि ये यूएस और यूके से रेलिवेंट प्रॉब्लम है, मुझे ये लग रहा है कि ये काफ़ी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। अब अगर इंडिया की बात करें तो बहुत सारी चर्चा डिस्कशंस हो रही है कि इंडिया डीकपल्ड है, क्योंकि यूएस मार्केट 20% गिर चुका है, हम लोग अभी भी फ्लैट है, राइट। तो क्या ये डीकपलिंग कितना लंबा चल सकता है? तो मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि क्या हम काफ़ी लंबे समय तक डीकपल्ड रह सकते हैं? मेरा आंसर शायद ना है। देखिए, हम लोग ग्लोबली इतनी जुड़ी हुई इकोनॉमीज है कि आप परमानेंटली डीकपल्ड नहीं रह सकते। हाँ, पर अगर क्वेश्चन ये है कि क्या हम आउट परफॉर्म कर सकते हैं, तो मेरा आंसर डेफिनेटली यस है। मैं आपको तीन चार चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि शायद हम आउट परफॉर्म तो डेफिनेटली कर पाएंगे। अब आप देखिए, सबसे पहले इंडिया के मैक्रोस, राइट। एक छोटा सा डेटा पॉइंट, अगर आप यूएस यूके, क्योंकि ये दोनों ज़्यादा चर्चा में है, अगर आप यूएस यूके दोनों के हायर टारगेट इन्फ्लेशन की बात करें तो दोनों चाहते कि हायर एंड पे अपना इन्फ्लेशन 2% तक रहे, पर आज उनका इन्फ्लेशन 9% 10% है, यानी 400-500% अपने हायर स्लैब से ऊपर है। अब इंडिया का इन्फ्लेशन देखिए, हायर स्लैब 6% है, हम 7% पे, राइट। एक छोटा सा डेटा पॉइंट है जो आपको ये डेफिनेटली बताएगा कि इंडिया आज शायद दूसरी इकोनॉमीज जिन प्रॉब्लम से गुजर रही है उस प्रॉब्लम के शायद उतना अंदर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में नहीं है। पॉइंट वन, आप देखिए, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स आर एट हिस्टोरिकल बेस्ट, राइट। ऑफ कोर्स बहुत सारे कमेंट्स मैं भी पढ़ रहा हूँ, 80-90 बिलियन डॉलर्स अपने कम हो गए क्योंकि आरबीआई शायद रुपी को बचाने की कोशिश करता है। पर अगर आप लेटेस्ट आरबीआई पॉलिसी पढ़े तो उसमें गवर्नर ने बहुत ही कैटेगोरिकली हमें ये बताया कि 67% के आजू बाजू जो फॉरेक्स रिजर्व्स कम हुए हैं वो उन्होंने रुपी सपोर्ट करने के लिए बेचे नहीं है, पर क्योंकि वो जीबीपी भी होल्ड करते, यूरोज भी होल्ड करते हैं एज रिजर्व करेंसी, और वो करेंसीज इतनी गिर गई है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो गए। बट ये कहने के बाद भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स काफ़ी स्टेबल है, राइट। आप देख लीजिए यील्ड्स पे, ग्लोबली आप देखिए यूएस में उनका 2 ईयर 2 ईयर का यूएस यील्ड्स, 10 ईयर का यील्ड, ये दोनों सिग्निफिकेंटली ऊपर आ चुका है पिछले 1-1.5 साल में। उतनी ही तेजी से इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे, पर इंडियन यील्ड्स हैव नॉट गॉन अप सो एक्सटेंसिवली। तो कैन इंडिया आउट परफॉर्म? माई आंसर इज डेफिनेटली यस, क्योंकि इंडियन मैक्रोज आर फार सुपीरियर देन ग्लोबल मैक्रोज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया इज अ वेरी ब्राइट स्पॉट, ना सिर्फ इमर्जिंग मार्केट बास्केट में पर ग्लोबल मार्केट्स में भी, राइट। आज अगर आप देखें एमएससीआई में, इक्विटी में, डेट में, दोनों में हमारे वेट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। बहुत सारा पैसा जो इमर्जिंग मार्केट्स में जनरली आता है, जो रशिया में जाने वाला था या चाइना में जाने वाला था, दोनों में वेट्स काफ़ी कम हो गए। इनफैक्ट रशिया तो ज़ीरो हो गया है, चाइना वेट्स भी काफ़ी कम हो रहे हैं। ये सब लिक्विडिटी मेरे हिसाब से इंडिया में आने वाली है। तो डी कपल्ड तो नहीं रह सकता ज़्यादा समय तक, बट डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर पाएगा, ये मेरा मानना है, नीरज। राइट। तो कहीं ना कहीं आप हम ये बात कर रहे हैं कि ओके, हमें हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा इन सब चीज़ों का, लेकिन वो इम्पैक्ट हम झेल जाएंगे, वो इम्पैक्ट को हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, उस इम्पैक्ट के जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो कम से कम होंगे इंडिया पे। एब्सोल्युटली। राइट। एक एक खास बात आज की डेट में मार्केट में और चल रही है, तो क्योंकि आप मैक्रोज में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हो तो मैंने सोचा कि आपसे ज़रूर ये सवाल पूछा जाए। क्या हम दोबारा से एक लेमैन ब्रदर्स मूवमेंट देखेंगे? ऐसा कुछ मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, आपको मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस बारे में, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? नीरज, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि लीमन ब्रदर क्राइसिस जैसी कोई सिचुएशन रिपीट होगी। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक क्राइसिस से गुजर चुके हैं, राइट, तो ये मार्केट्स इतने इवॉल्व है कि शायद उसी क्राइसिस से उतना बड़ा इम्पैक्ट आना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो 2008 की सिचुएशन काफ़ी अलग थी 2022 से।
देखिए 2008 में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही सडनली एक स्टॉर्म आ गया था जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करके गया, और काफ़ी फाइनेंशियल मार्केट्स में चीज़ें काफ़ी अनस्टेबल थी और अनअवेयर थी, राइट। आज सेम सिचुएशन को रिपीट करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है एक दूसरी किसी चीज को होना पड़ेगा अगर उतना बड़ा इम्पैक्ट चाहिए तो। सेम चीज रिपीट करके इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं आएगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, तो आज क्रेडिट स्विस के बारे में इतनी बातें क्यों हो रही है, क्योंकि हमने शायद देखा कि उसका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि 25% प्रोबेबिलिटी है कि अगले 5 साल में क्रेडिट स्विस डिफॉल्ट करेगा, राइट, या बैंक करप्ट हो जाएगा, वट एवर यू वॉन्ट टू टर्म दैट एज, राइट। ये सारी सिचुएशंस या डिस्कशंस इसीलिए हो रही है क्योंकि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ये बता रहा है आज। और ये सेम चीज 2008 में हुई थी लीमन ब्रदर क्राइसिस के समय पे, राइट। पर अगर अगर मैं आपको कुछ और डेटा पॉइंट्स दूं, जैसे अगर आप 2011 और 2012 में देखें, राइट, मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनी के सीडीएसएस आज क्रेडिट स्विस के सीडीएस उससे दुगने स्प्रेड्स पे ट्रेड कर रहे थे, राइट। और ना सिर्फ मॉर्गन स्टैनली, आप 11-12 में यूएस की किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उठा ले, उनके क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स आज के क्रेडिट स्विस से और बुरी हालत में थे। क्या वो डिफॉल्ट हो गए? आंसर इज नो। तो ये लेट्स से यूरोपियन यूएस एग्जांपल है, मैं आपको यूरोपियन एग्जांपल देता हूं। आप 2016 में डॉइचे बैंक पे भी बहुत ही सिमिलर सिचुएशन थी, और मैं शायद उस समय से क्रेडिट स्विस डिफॉल्ट होने वाला ये सुन रहा हूं। तो देखिए हिस्टोरिकली जो चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एक बार एक्सपीरियंस की है, आज के इवॉल्व मार्केट में उसी सेम चीज से उतना ही बड़ा इंपैक्ट आना मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। और कुछ डेटा पॉइंट्स देना चाहूंगा अगर इन्वेस्टर्स को शायद उनसे ज्यादा सॉलिस मिले तो। आप देखिए 2008 के बाद स्विस बैंकिंग लॉज इतने स्ट्रिक्ट हो गए कि उन्होंने अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को काफी ऊपर ला दिया है, राइट। आज अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से स्विस लॉ के हिसाब से कॉमन टीयर 1 कैपिटल बैंक्स का 10% के करीब होना चाहिए, राइट। आप क्रेडिट स्विस का टीयर 1 कैपिटल देखिए 13.5% है, राइट। यानी ये बैंक काफी स्ट्रांग है अपने सॉल्वेंसी रेशियो पे। ऐसा नहीं है कि आज आज क्योंकि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स कुछ बता रहे तो बैंक डिफॉल्ट कर जाएगी। इनफैक्ट आप और मैं रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके 3-4 घंटे पहले एक दूसरा न्यूज आया है कि क्रेडिट स्विस ने अनाउंस किया कि वो अपने 3 बिलियन स्विस फ्रैंक डेट को बायबैक कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ा स्ट्रांग मैसेज है जो मार्केट में दिया जा रहा है कि मेरी लिक्विडिटी पोजीशन काफी अच्छी है। तो प्लीज डोंट ओवर एग्जैजरेट द सिचुएशन। तो मुझे नहीं लगता कि शायद लीमन ब्रदर क्राइसिस जैसी सिचुएशन हम एक्सपीरियंस करेंगे अगर क्रेडिट स्विस की बारे में जो डिस्कशन हो रही है वो ट्रू हो जाए तो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है कि मार्केट जो है अभी अगर हम बात करें पिछले 10-15 दिन की, तो काफ़ी ज़्यादा जो है एक वॉलेटाइल मार्केट रहा है, और कभी ऊपर कभी नीचे, बट बहुत ज़्यादा कोई हमें उछाल देखने को या बहुत ज़्यादा अपसाइड देखने को जो है वो नहीं मिली है। ये कब तक लगभग हम मान सकते हैं कि कंटिन्यू रहने वाला है? और ऐसे माहौल में ऐसे लोग जो नई एंट्री लेना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जो स्टॉक मार्केट में अभी अभी आए थे कुछ समय पहले, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? नीरज, आई थिंक सबसे पहले अगर मार्केट्स कहाँ जाएगा इस चीज पे चर्चा करनी है तो हमें ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मार्केट आज जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, राइट। तो आप देखिए मार्केट्स कोरोना के बाद ऊपर इसलिए गए क्योंकि सेंट्रल बैंक्स थोड़ा सा स्टेबलाइज करना चाहता था चीज़ों को। गवर्नमेंट से बहुत प्रेशर था क्योंकि जीडीपी गिरने वाली थी, जॉब लॉसेस होने वाले थे। तो आइडिया ये था कि बहुत सारा पैसा इन्फ्यूज किया गया था मार्केट में सेंट्रल बैंक्स के थ्रू, जिससे और इंटरेस्ट रेट्स कम किए गए थे, जिससे एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद अगर लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा तो तकलीफ कम हो जाएगी, और अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत जीरो के करीब रहेंगे तो कंपनीज के पास भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी पैसा बोरो करके कैपेक्स करने के लिए। अब इस चीज की वजह से इतना सारा पैसा मार्केट में फ्लड हो चुका था कि उस लिक्विडिटी की वजह से आज इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं जो ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुका है, राइट। अब ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट चीजें की जा रही है,
जब लिक्विडिटी मार्केट से सक की जा रही है और बहुत इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में इंक्रीज किए जा रहे हैं। तो आज जो हम प्रॉब्लम्स मार्केट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि मार्केट में इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर पुश किया जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो सबसे पहले तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मुझे नहीं लगता कि यहाँ से 50 पैसे या 75 पैसे से ज़्यादा का रेट हाइक मैं प्रॉबली मेरी पर्सनल कैपेसिटी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी कहा कि हमारी इंडियन प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं दिख रही है जितनी ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आरबीआई एक पॉलिसी या दो पॉलिसी ज़्यादा से ज़्यादा रेट हाइक्स करेगा, उससे ज़्यादा रेट हाइक्स नहीं होगी। तो अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपने इंटरेस्ट रेट्स के काफ़ी पीक के नज़दीक है। अगर आप उसी सेम चीज़ को यील्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखें नीरज, तो आप देखिए टेक्निकली इंडियन यील्ड्स पे 7.7 7.8 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप देखिए पिछले 6 महीने में काफ़ी बार 10 ईयर ने उसे क्रॉस करने की कोशिश की पर क्रॉस नहीं कर पाया। राइट, ऊपर जाता है वापस नीचे आ जाता है। तो लार्जली मुझे ये लग रहा है कि अगर आप यील्ड्स और इंटरेस्ट रेट्स दोनों को देखें, इंडिया में बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है। शायद बहुत क्लोज टू टॉपिंग आउट पोजीशन में मुझे लग रहा है लार्जली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, पर क्योंकि हम लोग एक ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबली कनेक्टेड मार्केट है, ऐसा तो नहीं है कि ग्लोबली कुछ हो रहा है जिसका इम्पैक्ट हम पर कुछ नहीं होने वाला। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो होगा ही, राइट। पर मेरा ये मानना है कि अगले 2 क्वार्टर्स तक ये चैलेंजेस शायद ग्लोबली और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी हम देख पाएंगे। उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली मेरे हिसाब से शायद टॉप आउट हो जाएंगे, और जैसे ही एक टॉपिंग आउट होने की एक्सपेक्टेशन सामने आ रही है या आ जाएगी, तो मार्केट्स अपने हिसाब से थोड़ा सा और फॉरवर्ड प्राइसिंग करने लगेंगे और ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज क्योंकि बहुत सारी चीज़ें काफ़ी मूविंग पार्ट्स है, हमें नहीं पता रशिया यूक्रेन में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता चाइना से ग्लोबल मार्केट्स को क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हमें नहीं पता कि क्रूड में शॉक ज़्यादा आ सकता है नहीं आ सकता। क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिन से वापस बहुत सारे ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स पढ़ने लगा हूँ, जिसमें वापस ये प्रिडिक्ट करने लगे कि क्रूड 100 के ऊपर चला जाएगा वापस। तो ऐसे बहुत सारे शॉक्स है जो जो काफ़ी अननोन है, राइट। तो अगर आप आज की सिचुएशन देखें जहां पर हम आज के डेटा पॉइंट्स की बातें कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 क्वार्टर्स में काफी कुछ स्टेबलाइज हो जाना चाहिए ग्लोबल मार्केट्स में। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दो आरबीआई पॉलिसी ऑन अ हायर साइड और इंटरेस्ट रेट स्टॉप आउट हो जाएंगे। पर अगर आज की सिचुएशन को हम कांस्टेंट पकड़ के चले तो मुझे नहीं लगता दो क्वार्टर से ज्यादा का पेन है। पर जैसे मैंने कहा बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। तो आज अगर कोई भी नया इन्वेस्टर इस समय पे पैसा निवेश करना चाहता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे कम से कम 3 से 5 साल का व्यू डेफिनेटली आज मार्केट्स में लेके आना चाहिए। इंडियन मार्केट्स काफी आउट परफॉर्म कर जाएंगे ग्लोबल मार्केट से। जैसे मैंने आपको कहा फर्स्ट क्वेश्चन में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत सारा ग्लोबल लिक्विडिटी इंडियन मार्केट्स को आएगा, और अदरवाइज ऑल्सो अपने मैक्रोस काफी स्टेबल लग रहे हैं। तो इन सब चीजों के मिश्रण से मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन मार्केट्स विल डेफिनेटली आउट परफॉर्म, बट एनीबडी न्यू कमिंग टू द मार्केट शुड नॉट कम विथ एनीथिंग लेस देन अ 3 or 5 year व्यू टुडे। आई थिंक बहुत बहुत रेलिवेंट बात है ये, कि आप ऐसा मत सोच के आइए कि 6 महीने में पैसा बन जाएगा, 1 साल में पैसा बन जाएगा। कम से कम 3 से 5 साल का जो है वो समय लेके आए। ऐसी कुछ बात आपने अपने एक ट्वीट में भी बोली थी कि जो जीडीपी ग्रोथ रहने वाला है इंडिया का, वो वन ऑफ द फास्टेस्ट रहने वाला है। तो उसको क्या क्या हमारे पास मैक्रोज ऐसे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो लेटेस्ट डेटा पॉइंट्स देख लीजिए नीरज। आपने देखा कि बजाज, एचडीएफसी, ये दोनों के ग्रोथ नंबर्स आप देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है, बट आई थिंक एचडीएफसी ग्रू बाय 26% एंड बजाज ग्रू बाय 31%, राइट। अब आप देखिए एचडीएफसी बैंक जैसा बैंक उनके बेस पर 26% पे ग्रो हो रहा है। दिस क्लियरली शोज कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ इंडियन कॉन्टेक्स्ट टुडे, राइट। इसी चीज को आप इंडस्ट्रीज के एंगल से देखिए, बहुत जबरदस्त कैपेक्स हुआ है पिछले 1 साल से, और
आप किसी भी मैनेजमेंट से बात कर लीजिए, कैपेक्स की डिस्कशंस हर जगह पे हो रही है। तो एक साइड पे बहुत ज्यादा कैपेक्स हो रहा है, होने वाला है। एक साइड पे क्रेडिट ग्रोथ बहुत ही सिग्निफिकेंटली स्ट्रांग दिख रहा है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं हमारे पुराने डेप्यूटी गवर्नर मिस्टर एस एस मुद्रा की एक थीसिस को कोट करूं, तो उन्होंने कहा था कि इंडियन क्रेडिट ग्रोथ का नंबर, राइट, अपने जीडीपी का 1.6 टाइम्स मल्टीपल है। इसका मतलब अगर आप ये सोच लीजिए कि इंडियन बैंक्स अगर 20 से 25% के बीच में क्रेडिट ग्रोथ दिखा रही है, तो इंडिया का जीडीपी कहीं पर एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 12 to 15% से ग्रो होगा। अब ऑफ कोर्स हर बैंक 20-25% से ग्रो नहीं होने वाली है, पर सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट को आप देखो तो क्रेडिट ग्रोथ और कैपेक्स की वजह से ही आराम से 12 से 15% जीडीपी ग्रोथ आ सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मल्टीपल 2001 से 2016 के बीच में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा गया है, जिसे मैं सिर्फ आपको कोट कर रहा हूं आज के क्रेडिट ग्रोथ नंबर्स के साथ। इसके साथ अगर आप जोड़ दे कि हमें बहुत ज्यादा या बहुत सारा पैसा ग्लोबल मार्केट से यहां आने वाला है। देखिए, बहुत सारी बातें चल रही है कि हमें जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स में इंक्लूड कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से 30 से 40 बिलियन डॉलर आएगा और हर साल दूसरा 20 बिलियन डॉलर आएगा, जिसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व्स पे काफी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, रुपी काफी स्टेबल हो जाएगा, राइट। आप देखिए चाइना प्लस वन थीम क्या सुपरबली प्ले आउट हो रहा है, राइट। और आप ये देख रहे स्पेशलिटी केमिकल्स एपीआई ये सब स्पेस में हाउ चाइना प्लस वन थीम हैज रियली प्लेड आउट वेल फॉर इंडिया। अभी इसी के साथ साथ अगर आप पीएलआई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव वाली जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसे भी आप ऐड कर दीजिए, राइट। और उसके रेलिवेंट अगर एक एग्जांपल मैं आपको कोट कर सकूं, तो आप देखिए मोबाइल हैंडसेट का इंपोर्ट ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है इंडिया में आफ्टर द पीएलआई स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड, राइट। अब आप इन सब चीज को मिक्स कर दीजिए, वेरी हाई कैपेक्स, extremely high credit growth that we are currently seeing, right? Very strong, robust macros and a lot of inflows that are expected in India, right? China plus one theme playing out, PLI, over and above that, very strong and stable policy making, right? I don't see a reason why India cannot really grow at the pace at which all of us are expecting, and probably better than most other economies. वाह, मैं बल्कि ये पूछने वाला था कि ये तो सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, नेगेटिव फैक्टर्स क्या देखते हैं, बट आपने बोला आई डोंट सी अ रीज़न। बट फिर भी ऐसा कुछ आपको लगता हो जो हर्डल बन सकता है आने वाली इंडियन ग्रोथ स्टोरी में? डेफिनेटली लुक, इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बिकॉज इंडिया इज अ नेट क्रूड इंपोर्ट इकोनॉमी, इज क्रूड। देखिए, हर बार ये माना जाता है या देखा जाता है कि 10 डॉलर क्रूड जब बढ़ जाता है तो इंडियन जीडीपी को 0.5% से इफेक्ट हो जाता है। तो क्रूड एक ऐसा बड़ा फैक्टर है मेरे हिसाब से कि अगर ग्लोबल लेवल पे अगर चीजें स्टेबल नहीं होती और क्रूड वापस 100 के ऊपर चला जाता है, और फॉर सम रीजन ग्लोबल इकोनॉमिकल चैलेंजेस जो है वो शायद आज जिस तरीके से आप और मैं सोच रहे कि सॉल्व हो जाएगी, सॉल्व नहीं होती और क्रूड स्टेबल नहीं होता, वो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो शायद आज हम फैक्टर नहीं कर रहे, क्योंकि क्रूड पिछले 3 महीने से गिरे जा रहे हैं तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पे दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रूड फॉर सम रीजन अगर स्टेबल नहीं रहता, दैट कैन हैव अ वेरी लार्ज इम्पैक्ट ऑन द इंडियन मार्केट्स। उसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। देखिए, नेट इंपोर्टिंग इकोनॉमी है, राइट। फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो जाएंगे, क्रूड महंगा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, आप इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एंड वेरी लार्जली अगर क्रूड महंगा हो रहा है, राइट, तो आपकी करेंसी डॉलर के सामने डिप्रिशिएट होती जाएगी, राइट। और डॉलर जितना स्ट्रांग होएगा उतना प्रॉब्लम होगा फॉरेनर्स को आपके मार्केट में निवेश करने के लिए। तो आई थिंक क्रूड एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर प्लेज वेल तो आर इकोनॉमी कैन रियली बेनिफिट, एंड इफ it does not play in our favor, then we really have some problems to look forward to.
मेरे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक डॉलर पे और एक क्रूड ऑयल पे। तो सबसे पहले मैं अगर डॉलर की बात करता हूँ तो हम देख रहे हैं कि अभी भी हमारी रुपी जो है वो डिप्रिशिएट होता ही जा रहा है रेगुलर बेसिस पे। और इसमें भी मैं बोलूँगा कि दो पार्ट्स आ गए हैं। एक कह रहा है इट इज़ क्वाइट नॉर्मल, और एक कह रहा है नहीं नहीं ये तो कंप्लीट फेलियर है। मतलब इंडिया की इकॉनमी जो है वो कहीं ना कहीं इस पे जो है इम्पैक्ट आने वाला है, या फिर जो इम्पैक्ट आ चुका है वो उसकी वजह से जो है हमारा इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है। तो इस पर क्या थॉट्स हैं आपके? देखिए नीरज, सबसे पहले तो ये मार्केट डेटा है, मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूँ, पर अगर आप देखें कि रशियन करेंसी रुबेल को अगर आप साइड में रख दे तो इंडिया इज द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी ओवर द लास्ट 1 ईयर, राइट? वी depreciated the least versus any other global currency, be it developing economy or developed economy. Point number 1. वापस ये कहूंगा कि हमारे मैक्रोज इतने स्ट्रांग है कि दैट आर करेंसी इज फार स्टेबल देन एवरी अदर करेंसीज। अब दूसरा पॉइंट जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मार्केट में हाईलाइट नहीं हो रहा इज कि अगर आप देखें कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। डॉलर इसलिए स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि उसके सामने दूसरी जो हार्ड करेंसीज है वो ज्यादा डेप्रिशिएट हो रही है। आप जेपीवाई देख लीजिए, आप यूरो देख लीजिए, आप जीबीपी देख लीजिए, राइट? तो हाँ, एक एक तरीके से आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, पर मैं उसे ऐसे रिप्रेजेंट करने चाहूंगा कि दूसरी हार्ड करेंसीज ज्यादा वीक हो रही है। So idea is not that the dollar is strengthening too much. The idea is that the other developing market currencies are weakening much faster. ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप देख लीजिए कि ग्लोबल करेंसीज, राइट, जो डेवलप्ड कंट्रीज की है वो ज्यादा डेप्रिशिएट हुई है वीज़ावी इवन इन इमर्जिंग मार्केट करेंसी। आप जितनी भी पिछली करेंसी में क्राइसिस है कंट्रीज की, वो अगर आप देख ले तो इमर्जिंग करेंसीज पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है और डेवलप मार्केट करेंसीज पे उतना नहीं आता है। इस बार द सिचुएशन इज कंप्लीटली ऑपोजिट, राइट? आप देखिए इमर्जिंग मार्केट करेंसीज हैव डन वेरी वेल वर्सेस डेवलप्ड करेंसीज, राइट? तो लार्जली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ऐसा नहीं है कि डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऑफ कोर्स आउटपुट वही है, पर द वे टू लुक एट इट इज कि डेवलप्ड मार्केट की करेंसीज बहुत ज्यादा वीक है, राइट? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप ये सेम सिचुएशन इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पे अप्लाई कीजिए तो उसका डेप्रिसिएशन डॉलर के सामने बहुत कम है। तो डॉलर इसलिए हमें स्ट्रांग लग रहा है क्योंकि दूसरी ग्लोबल करेंसीज बहुत ज्यादा वीक है। दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अगर आप नीरज पिछले 50 साल का डेटा देख ले, राइट, और आई जस्ट डिड दिस येस्टरडे एंड सो आई एम कोटिंग दिस डेटा टू यू। अगर आप पिछले 50 साल का डेटा देख लीजिए, राइट, DXY जो डॉलर इंडेक्स है वो 50 साल में सिर्फ दो बार आज DXY है उससे ज्यादा रह चुका है। एक था 1983 से 85 के बीच में, और एक था 2000 और 2002 के बीच में, राइट? यानी 50 साल की हिस्ट्री में दिस इज प्रोबेबली ओनली द थर्ड टाइम that we are inching close to 112, 120, 115 kind of DXY, right? So what is the point that I'm trying to make? एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बीच में यहाँ पे आपसे, ये क्या रिप्रेजेंट करता है डॉलर इंडेक्स, क्या रिप्रेजेंट करता है अगर लेमैन जानना चाहे कोई? तो डॉलर इंडेक्स टिपिकली डॉलर की स्ट्रेंथ दिखाता है 6 अदर करेंसीज के सामने, जिसमें जीबीपी आ गया, यूरो आ गया, जापानीज येन आ गया, राइट? तो टिपिकली लार्जली वो एक इंडेक्स है जो लार्जली ग्लोबली ट्रैक किया जाता है अगर आपको जानना है कि डॉलर कितना स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है, राइट? तो जैसे मैं कह रहा था कि 50 साल की हिस्ट्री में आई थिंक ये तीसरा इंस्टेंस है जहां पर हम शायद उस लेवल पे है जहां पर 50 सालों में सिर्फ 2 बार डॉलर इंडेक्स जा चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ डॉलर प्रॉबली बहुत ज्यादा अपसाइड डॉलर के पास है और ज्यादा ओवरशूट होने के लिए। और इसी को मैं मेरे दूसरे पॉइंट के साथ लिंक करना चाहूंगा नीरज। तो दूसरे पॉइंट पे हमने ये कहा कि डॉलर इसलिए स्ट्रांग लग रहा है क्योंकि दूसरी ग्लोबल इकोनॉमी करेंसीज वीक लग रही है, राइट? अब ये DXY इज पेयर्ड अगेंस्ट 6 डेवलप्ड ग्लोबल इकोनॉमी करेंसीज। तो क्योंकि वो करेंसीज इतनी वीक लग रही है कि डॉलर ऑटोमेटिकली ऊपर लग रहा है। ये दूसरा रीजन है कि DXY आपको इतना ऊपर लग रहा है जो पिछले 50 सालों में सिर्फ 2 बार हुआ है, राइट? अब आप इन सब डेटा पॉइंट्स को ले लीजिए तो मुझे लार्जली ऐसा लग रहा है कि डॉलर
शायद अपने पीक के काफी नजदीक है, गिवन एवरीथिंग दैट वी आर सीइंग राइट नाउ बीइंग वेरी कांस्टेंट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉलर काफी अपने पीक के नजदीक है, और इसकी वजह से आज अगर डॉलर यहां से थोड़ा 2-4% ऊपर जाकर पीक आउट हो जाता है और वहां से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो वापस वो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अ फॉलिंग डॉलर विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ फॉरेन मनी टू द इंडियन मार्केट्स। राइट। सो ये जो हमें दिख रहा है कि इंडियन रुपी अब 80 रुपीज़ और डॉलर चल रहा है या ऐसी चीज़ें जो आ रही हैं, इससे हमें एज सच कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली नहीं। मुझे नहीं लगता। देखिए, रुपी डेप्रिसिएशन ये आज की बात नहीं है, ये सालों से होते आ रहे हैं। अगर आप पिछले 25 सालों का डेटा देख ले तो इंडियन रुपी हैज डेप्रिशिएटेड 3.5-4% वर्सेस यूएस एवरी ईयर। इट इज नथिंग न्यू दैट यू एंड आई आर टॉकिंग अबाउट। हाँ, शायद इस साल 8% डेप्रिशिएट हो गया, वो नॉर्मल एवरेज 3.5-4% से ज्यादा है, पर ये होते रहता है। सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज मीन रिवर्जन दैट यू एंड आई कीप टॉकिंग अबाउट, राइट? तो शायद ये पॉसिबल है कि अगले साल ये जो इस साल का 4% ज्यादा डेप्रिशिएट हो चुका है, वो अगले साल अप्रिशिएट होके कवर कर ले। तो रुपी 3.5-4% जो हर साल डेप्रिशिएट होता है, ये एक बहुत ही कॉमन और नॉर्मल फिनोमिना है। आई डोंट थिंक इट इज एनीथिंग ड्रेस्टिकली डिफरेंट टू वरी अबाउट। बट यस, द पॉइंट इज कि अगर ग्लोबल क्रूड प्राइसेस हमें सपोर्ट कर ले, राइट, then none of these things will largely affect us, is the way I look at it, Neeraj. राइट। चलिए अब बात करते हैं एक बार इन्वेस्टर्स के सबसे फेवरेट टॉपिक के बारे में। वो है रिटर्न, यानी कि रेट, जैसे CAGR भी हम लोग बोलते हैं। तो एक कितना रेट ऑफ रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर? व्हाट इज अ गुड और हेल्दी रेट ऑफ रिटर्न जो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक से या फिर एक अच्छी लंबी समय के लिए अगर कोई मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसको एक्सपेक्ट करना चाहिए? नीरज, आई थिंक ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यानी मेरे लिए जो एक अच्छा रिटर्न होगा वो शायद आपके लिए नहीं होगा। पर बट इफ आई स्टिल हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन, आई वुड से कि अगर आप लार्ज कैप में पैसा लगा रहे हो और कंपनी काफी स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, तो आप एनीवेयर बिटवीन 12 से 15% CAGR एक्सपेक्ट कीजिए। वो फेयर एक्सपेक्टेशन होगी आपकी। अगर आप मिड कैप में पैसा लगा रहे और मान लीजिए कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, आप 17 से 20% CAGR एक्सपेक्ट कीजिए। और अगर आप स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं तो 22 से 25% एक्सपेक्ट कीजिए। ये एक्सपेक्ट कीजिए डज नॉट मीन वो आपको मिलेगा। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दीज आर फेयर एक्सपेक्टेशंस टू हैव, राइट? ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोगों को आज ऐसा लग रहा है 2021 देखने के बाद कि आज मैं पैसा लगाऊंगा और एक साल में डबल हो जाएगा। दैट्स अ वेरी अनफेयर एक्सपेक्टेशन टू हैव, राइट? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक्सपेक्टेशन होना सही है। पर देखिए, मार्केट्स लीनियर लाइन ऊपर नहीं है। वो आज आपको 20% रिटर्न देंगे, नेक्स्ट ईयर 10% माइनस देंगे, तीसरे साल 50% देंगे, तब जाके आपका एवरेज आ जाएगा, जो एवरेज की बात हम कर रहे हैं। तो हाँ, फेयर एक्सपेक्टेशन ये हो सकता है। मेरे हिसाब से ये पॉसिबल है अचीव करना मार्केट। राइट। एक जो इंडस्ट्रीज़ हैं आज की डेट में, मैं बोलूँगा जैसे कि EV की बात करते हैं, या आपने भी बोला था स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं। इनमें जो China Plus One थीम आपने बताया था, उसके चलते मेरे ख्याल से स्पेसिफिकली केमिकल्स की अगर हम बात करें या EVs की भी बात करें तो काफ़ी अच्छा बूम देखने को हमें मिला। क्या अब वो बोलते हैं ना कि क्या वो शिप अब सेल कर चुकी है इन्वेस्टर्स के लिए, या अभी भी कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिसके अंदर जो है इन्वेस्टर्स देख सकते हैं अगर वो इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री लेना चाह रहे हैं? नीरज, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है मेरे लिए, और मैं बताऊंगा क्यों मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है एज एन इंडिविजुअल, सबसे पहले तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप एक वैल्यू इन्वेस्टर है, आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर है, या आप एक मोमेंटम इन्वेस्टर है। देखिए, अगर आप एक मोमेंटम इन्वेस्टर है तो आप टेक्निकली चार्ट्स देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये खरीदूं या बेचूं, राइट? एज सिंपल एज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो आप खरीदेंगे, नीचे तो आप बेचेंगे, राइट? तो मोमेंटम इन्वेस्टर्स काफी इजी है, आप बाई सेल में काफी इजीली स्विच कर पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है फाइट है अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर है या ग्रोथ इन्वेस्टर है उसके बीच में, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर है तो इन सेक्टर्स में आज आप पैसा लगाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब स्टॉक्स काफी भाग चुके हैं और इन स्टॉक्स में आज वैल्यू नहीं है मुझे पैसा लगाने के लिए, राइट? पर अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर है तो ग्रोथ इन्वेस्टर में आपको ये थीम शायद आज भी पसंद आ सकती है और आप पैसा आज भी लगा सकते हैं,
राइट? बट आई टेल यू मुझे क्या लगता है इसमें प्रॉब्लम है. मुझे ऐसा लग रहा है कि इवन इफ यू आर अ ग्रोथ इन्वेस्टर, ये मार्केट आज आज एक काफी स्टॉक पिकर्स मार्केट है, राइट? आज सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप ईवी में कोई भी सब कैटेगरी की थीम पकड़ लीजिए और उसमें पैसा निवेश कर लीजिए, आपका पैसा बन जाएगा. व्हाई डू आई मेक दैट कमेंट, राइट? तो आज अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस के स्टॉक्स इसलिए भाग रहे क्योंकि ऑर्डर बुक अच्छा है, राइट? प्रॉबेबली अगर आप ईवी, सोलर, इथेनॉल इन सबको मिला दे तो ये सब एक ही थिंग प्ले कर रहे हैं जो है ग्रीन एनर्जी, ठीक है? अब मुझे ऐसा लग रहा है ग्रीन एनर्जी आइडियली एक मल्टी डेकेडल स्टोरी है, राइट? तो आज आपको शायद ये स्टॉक महंगा लगेगा, पर ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि या ये थीम मुझे स्पेसिफिकली लग रही है कि काफी अच्छी थीम है और ये काफी सालों तक शायद चल सकती है, राइट? बट आई टेल यू व्हाट द प्रॉब्लम इज कि ये थीम सिर्फ थीम नहीं है, इसकी बहुत सारी सब कैटेगरीज है, राइट? सो व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से दैट? अगर आप ईवी की बात करें तो ईवी में हो गया कमर्शियल व्हीकल्स, पर्सनल व्हीकल्स, ईवी में आगे बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल्स भी ईवी में आ गया, ऑटो एंसिलरीज ईवी में आ गया, कमोडिटीज ईवी में आ गया. अब देखिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, राइट. इन सब चीजों के लिए वो ईवी में आ गया. as sub as let's say a polyester manufacturing theme related to the lithium ion battery is also a subcategory of EV, right? तो जब हम कह रहे हैं कि क्या आज EV थीम में पैसा लगाना चाहिए, मैं कह रहा हूं EV के अंदर 10 अलग अलग सब कैटेगरीज है और उनके अंदर अलग अलग स्टॉक्स है, राइट? सो लार्जली लेट्स से इफ आई हैव टू पुट दिस इन 2 लाइंस, राइट? अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर है तो शायद आप इन थीम्स में आज पैसा लगाना नहीं चाहेंगे, पर अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टर है, राइट, जो मुझे लगता है कि इंडिया में पैसा लगा रहे हो तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग करो, इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट, राइट? तो ये एक डेकेडल स्टोरी है, राइट? अगर ये एक डेकेडल स्टोरी है और आज महंगा लग रहा है, राइट, तो आप पैसा स्टैगर करके डालिए, एक साथ मत डालिए. आज मार्केट वैल्यूएशंस थोड़े से एक्सपेंसिव है, डेफिनेटली आपको नीचे अपॉर्चुनिटी मिले तो पिक कीजिए, पर ये एक स्टॉक पिकर्स मार्केट है. आप इतनी सारी सब कैटेगरीज में किसी भी स्टॉक में या किसी भी सब कैटेगरी में पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है. मतलब प्रोसीड विद क्वेश्चन. एब्सोल्युटली. राइट. ओके, अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिनकी आज की डेट में जो है, अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो बहुत पिटाई हो रही है, और उसका कारण जो है वो यूएस में जो इंटरेस्ट रेट को लेके बहुत चर्चा होती रहती है वो है. आई होप आप समझ गए. हम बात करने वाले हैं आईटी स्टॉक्स के बारे में, राइट? तो हम लोग बात करने वाले हैं आईटी स्टॉक्स के बारे में. तो आईटी स्टॉक्स का अगर हम रिसेंट अगर हम देखें, चाहे हम टॉप 3 आईटी स्टॉक्स भी उठा लें अगर इंडिया के, तो सबकी हालत जो है इस समय खराब लग रही है. इज इट द राइट टाइम टू एंटर इनटू दी स्टॉक्स, या अभी और बैड टाइम्स हमें देखने हैं और हम वेट करें बैठ के? देखिए अगेन थोड़ा सा बैकग्राउंड कि आईटी स्टॉक्स लार्जली ऑफ कोर्स you've identified कि क्यों गिर रहे, पर डेटा पॉइंट एंगल से, राइट? अगर आप पिछले 12 महीने का डेटा देखिए, 12 महीने में से 11 महीनों में FIIs have been net sellers in this sector, right? रफली आज 52 वीक हाई से प्रॉबेबली ये इंडेक्स 30% नीचे, ठीक है? अब अगर आप इन दो चीजों को देखोगे तो हमें ऐसा लगेगा कि मार्केट आईटी स्टॉक्स में तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है. पर मैं आपको कुछ और डेटा पॉइंट्स भी दिखाना चाहता हूं. लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें कि आईटी स्टॉक्स 30% इस साल नीचे है, पर यही इंडेक्स अगर आप पिछले 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज भी 45% ऊपर है, राइट? आप इन्फोसिस देखिए, प्री कोविड लेवल से वो तकरीबन 230% ऊपर जा चुका था, राइट? वहां से तो सिर्फ 30% गिरे, राइट? अगर आप मिड कैप स्पेस में भी देखें, माइंडट्री प्री कोविड लेवल से 600% ऊपर गया था, वहां से तो आज 40% नीचे गिरा है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डोंट गेट कैरिड अवे, क्योंकि वो 30% गिर चुका है तो क्या ये वैल्यू बाय है आज, राइट? मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ध्यान अगर वैल्यूएशन पे दे तो हमें आंसर मिल जाएगा इस चीज का. अगर वैल्यूएशन की बात करूं, लार्ज कैप मिड कैप दोनों की बात करते हैं, ठीक है? मान लीजिए इन्फोसिस की बात कर रहे हैं,
तो इन्फोसिस का प्री कोविड पीई तकरीबन 18 था, ठीक है। 2021 के पीक पे ये 32 तक गया था, 32। आज इन्फोसिस रफली 25 के पीई पे है। तो क्या इन्फोसिस और गिर सकता है? प्रोबेबली यस, क्योंकि वो प्री कोविड 18 था, आज 25 पे है, राइट। और ऐसी इतनी जो एक्सपेक्टेशन थी कि पूरा वर्ल्ड डिजिटाइज हो जाएगा, वो शायद हैज नॉट कम आउट टू बी सो ट्रू, राइट। राइट। क्या क्या ये गिर सकता है? प्रोबेबली द आंसर इज यस। पर अगर आप टेक महिंद्रा देखिए, राइट, सेम डेटा पॉइंट्स, प्री कोविड लेवल पीई 14, पीक ऑफ 2021 पीई 33, आज PE 17, right? Now I'm not saying you buy this, but all I'm trying to say is that ये probably valuation standpoint पे प्री कोविड लेवल के काफी नजदीक है, राइट। और सिमिलरली अगर आप HCL टेक देख लीजिए, प्री कोविड 14, पीक ऑफ 2021 25 और आज 18। Now these two stocks are very close to their pre-COVID valuations, right? Now, of course, this is not the only parameter to look at, because there might have been too many changes in each of these individual companies. But all I'm trying to largely say is that stocks काफी ऊपर भाग चुके थे, उसके कंपैरिजन में बहुत कम गिरे हैं, और आज उनके वैल्यूएशंस 2000 या प्री कोविड लेवल्स के नजदीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद और थोड़ा सा डाउनसाइड यहाँ पर हो सकता है, एंड वी कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी बाय दी स्टॉक्स इवन लोअर। राइट। मतलब ऐसा फंडामेंटली हमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, बट वैल्यूएशन के स्टैंड पॉइंट से जो है हमें एक बार ज़रूर एनालाइज कर लेना चाहिए। एब्सोल्युटली। और जो ये बातें कही जा रही है कि यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट ऐसे बढ़ते रहेंगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली लोग बाग जो है वो कहीं ना कहीं पे अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करेंगे, और उसका इम्पैक्ट जो है इन आईटी स्टॉक्स पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर बुक पे जो है इम्पैक्ट आएगा इसका। तो इस पे क्या थॉट्स हैं? नहीं, डेफिनेटली लुक, ये भी आपको थोड़ा सा मेरे हिसाब से कंपनी वाइज देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी की सबसे ज्यादा ऑर्डर बुक यूरोप रिलेटेड है, राइट। कौन सी कंपनी की बहुत ज्यादा ऑर्डर बुक ग्लोबल मार्केट से ज्यादा उतनी अफेक्टेड नहीं है, राइट। नाउ आई डोंट हैव द एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स टू कोट हियर, बट probably as far as I understand, विप्रो की ऑर्डर बुक ग्लोबल मार्केट से उतनी ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगी जितनी probably TCS की होगी, राइट। और TCS का एक्सपोजर यूरोप को बहुत ज्यादा है वर्सेस एन इन्फोसिस, राइट। सो ऑफ कोर्स यस, आपको लार्जली ग्लोबल मार्केट में इंपैक्ट होगा, तो इन स्टॉक्स पे डेफिनेटली इंपैक्ट होगा, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, राइट। पर आपको भी इस चीज को स्टॉक स्पेसिफिक देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी का एक्सपोजर कौन से सेक्टर को और कौन सी इकोनॉमी को ज्यादा है, उसके बाद ही आप एनालाइज कर पाओगे कि स्टॉक लेवल पे इंपैक्ट कितना ज्यादा या कम होगा। नहीं, राइट। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, दो क्वेश्चन और है बल्कि मेरे पास। नंबर 1 इज पोर्टफोलियो एलोकेशन। तो यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए हैं और सबके अलग अलग विचार रहे हैं, जिसमें से एक विचार ये भी था कि भाई डेट और गोल्ड वगैरह की किसी की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो है अपने पोर्टफोलियो में अच्छे इक्विटी शेयर्स को रखिए और वो आपके सारे जो वेल्थ के गोल्स हैं, जो मनी क्रिएशन के गोल्स हैं, वो अचीव करा देंगे। बट आप जो है काफ़ी सारी बातें करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन के बारे में। तो क्या पहले तो एक बेसिक, बिल्कुल एक लेमैन को अगर समझाना चाहिए, व्हाट इज पोर्टफोलियो एलोकेशन एंड उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस में? सो नीरज, पोर्टफोलियो एलोकेशन का बड़ा सिंपल मतलब है, हर इन्वेस्टर सेम नहीं होता, हर इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट सेम नहीं होती, इसीलिए इसको पर्सनल फाइनेंस कहा जाता है। ये फाइनेंस हर किसी के लिए पर्सनल है, राइट। जैसे मैं अग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, कोई और एक बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो सकता है। आप किसी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को ये नहीं कह सकते कि आपका 100% पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दीजिए। हाँ, शायद 5 साल के एंड में उसे अपने फिक्स डिपॉजिट से बहुत ज्यादा पोस्ट टैक्स बेसिस पे अच्छा रिटर्न मिलेगा, पर उस 5 साल की जर्नी में वो शायद उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा स्टॉक प्राइस को ऊपर नीचे जाते हुए देखकर। इसीलिए उस इंडिविजुअल को शायद अगर आप 100% का एलोकेशन इक्विटी में दे दे तो हाँ, रिटर्न पे वो ज्यादा रिटर्न कमा सकता है, पर उसकी जर्नी उतनी ज्यादा स्मूथ नहीं होगी। तो पर्सनल फाइनेंस में ये कहा जाता है कि आप अपना रिस्क एपेटाइट देखिए और अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखकर आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितना पैसा कौन से एसेट क्लास में डालना है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं नीरज, जिससे शायद ये क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीके से आंसर कर पाऊं। प्लीज।
मान लीजिए मैं एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, राइट? तो एक अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए मैं कहूंगा कि आप 80% पैसा इक्विटी में रखिए, 15% पैसा फिक्स्ड इनकम में रखिए, 5% पैसा गोल्ड में रखिए, राइट? या आप 80% पैसा इक्विटी में रख सकते हैं, 20% पैसा फिक्स्ड इनकम में रखिए, गोल्ड में नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। पर वैसे ही अगर मैं एक मॉडरेट इन्वेस्टर हूं, राइट, तो मैं कहूंगा कि आप 60% पैसा इक्विटी में रखिए, 40% पैसा फिक्स्ड इनकम में रखिए, राइट? और अगर मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं तो मैं 70% पैसा फिक्स्ड इनकम में रखना चाहूंगा और 30% पैसा इक्विटी में रखना चाहूंगा। अब नीरज, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा कि बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं 100% पैसा मैं इक्विटी में रख दूं, मैं क्यों फिक्स्ड इनकम में पैसा रखूं? ठीक है, इसके बहुत सारे आंसर्स मैं आपको दे सकता हूं, पर मैं आपको एक बहुत सिंपल डेटा पॉइंट देता हूं। आप अगर पिछले 25 सालों का 25 सालों का डेटा निकाले 70-30 पोर्टफोलियो का, कि 70% पैसा इक्विटी में रखा है, 30% पैसा डेट में रखा है, राइट? और उसे कंपेयर करें 100% इक्विटी पोर्टफोलियो के साथ। और ये म्यूचुअल फंड एंगल से बोल रहा हूं क्योंकि मैंने ये म्यूचुअल फंड में स्टडी किया हुआ है। आपको पता चलेगा कि आपका 100% इक्विटी वाला जो पोर्टफोलियो है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसे हम रिस्क कहते हैं, राइट, वो 70-30 वाले पोर्टफोलियो से काफी ज्यादा है, राइट? पर रिटर्न्स दोनों में बिल्कुल ज्यादा अंतर नहीं है, राइट? सो आई एम सेइंग कि अगर मतलब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँगा। तो आपका कहना ये है कि अगर एक व्यक्ति पूरा का पूरा 100% पैसा अपना इक्विटी में लगा के रखता है तो वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है इन कंपैरिजन टू द पर्सन जिसने एक 70-30 रेशियो जो आपने बताया वो फॉलो कर रहा है, बट रिटर्न्स लगभग सेम आ रहे हैं। एब्सोल्युटली, राइट? और इसमें ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप जो 30% पैसा लगा रहे हो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहे हो, राइट? और मैं आपके, फिलहाल मेरे पास इमीडिएटली सामने नहीं है, पर मैंने ये काफी डेटा पॉइंट्स पे पहले भी डिस्कशन की हुई है, तो मुझे ये डेटा बहुत क्लियरली पता है, राइट? अब आप देखिए, अगर आपको रिटर्न सेम मिलने वाला है पर आपका रिस्क कम हो रहा है, तो आप यहां पर क्यों एक 70-30 वाले पोर्टफोलियो में निवेश नहीं करना चाहेंगे? अब मैं आपको इसका एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज बताता हूं, जो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो हमें सुन रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे, अगर वो मार्केट में काफी समय से है। मान लीजिए 2008 होता है, 2013 वापस होता है, 2020 कोरोना वापस होता है और मार्केट 50% गिर जाता है, राइट? अब किसी ने भी, जिसने ये 3 साइकिल्स देखी, उसको ये तो डेफिनेटली पता है कि मार्केट्स ऊपर आएंगे ही, पर आई एम श्योर 90% इन्वेस्टर जो आपको और मुझे आज सुन रहे हैं वो ये रिलेट कर पाएंगे कि मार्केट जब गिर रहा है, राइट, उनके पास एडिशनल पैसा ही नहीं होता है निवेश करने के लिए और मार्केट के बॉटम्स को एवरेज करने के लिए या स्टॉक्स को नीचे खरीदने के लिए। तो अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है, राइट, आप इस 70-30 या 80-20 के पोर्टफोलियो एलोकेशन को इस तरीके से यूज कीजिए कि ये फिक्स्ड इनकम में आपने पैसा इसीलिए रखा है कि कल उठ के आपको 20% ड्रॉप की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इस पैसे को फिक्स्ड इनकम से इक्विटी में निवेश कर लीजिए, राइट? तो अग्रेसिव इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा 100% पैसा आपका इक्विटी में डाल दीजिए, राइट? आप कभी भी निवेश कीजिए उसको रिस्क रिटर्न के बेसिस पे तोले, राइट? और रिस्क, ना कि सिर्फ रिस्क रिटर्न के बेसिस पे, आपको एक 80-20 70-30 का पोर्टफोलियो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मल्टीप्लाई करने में भी यूज करेगा। सो नीरज, मेरा मानना पोर्टफोलियो एलोकेशन में ये है कि ऑफ कोर्स मैं खुद ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को जानता हूं जो फिक्स्ड इनकम में बिल्कुल एलोकेट नहीं करते, पर मेरा एलोकेशन फिक्स्ड इनकम को इसी लॉजिक को लेकर है कि कल उठकर अगर मार्केट में डाउनसाइड आता है तो मेरे पास कुछ कैपिटल होना चाहिए जो मैं वापस उस लोअर लेवल पे उन्हीं शेयर्स को या उन्हीं म्यूचुअल फंड्स को वापस खरीद सकूं। इसे मैं अपनी भाषा में मैं बोलता हूँ कि एक तो होता है इमरजेंसी फंड और एक होता है अपॉर्चुनिटी फंड। तो जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ तो हमें ज़रूर उसके लिए यूज़ करना चाहिए। आई थिंक बिल्कुल ठीक अप्रोच भी है, और जो आपने बोला उससे सब रिलेट कर पाएंगे फॉर श्योर कि जब मार्केट्स नीचे गिरती हैं तो बस हम हाथ मलते रहते हैं कि काश हमारे पास जो है फंड्स होते, सो दैट हम लोग उस डिप का फ़ायदा उठा पाते हैं। एनीवेज, एक क्विक आंसर मैं आपसे चाहता हूँ कि कितना, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की? मुझे ऐसा लग रहा है साल में एक बार कीजिए, और साल में एक बार भी तभी कीजिए अगर 10% से ज्यादा का डिविएशन है। तो मान लीजिए अगर आप 70-30 का एलोकेशन या 80-20 का एलोकेशन फॉलो कर रहे हैं, वो 80-20 का एलोकेशन अगर
70-30 हो गया या उससे ज्यादा हो गया तो रीएलोकेट करने की कोशिश कीजिए। 2-5% ऊपर नीचे हो गया तो उससे ज्यादा एलोकेशन में चेंजेस मत लाइए। राइट। अच्छा, एक मुझे बात बताइए कि अ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सो देर इज़ एन इंडिविजुअल जिसका अच्छी खासी जो है सैलरी है, 10-15 लाख रुपए महीने की सैलरी वो उठा रहा है, अच्छे पैसे कमा रहा है व्यक्ति, राइट? क्या उसको भी फिक्स इनकम की तरफ रखना चाहिए, या वो अपना इक्विटी में रखे और बस एक छोटा सा फंड अपने पास हमेशा संभाल के रखे कि ये अपॉर्चुनिटीज़ के लिए है? मुझे ऐसा लग रहा है ह्यूमन बिहेवियर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो फाइनेंस में काफी निग्लेक्ट किया जाता है, जिसे बिहेवियरल फाइनेंस कहते हैं, राइट? एक 2 लाख रुपए कमाने वाले वर्सेस 10 लाख रुपए कमाने वाले दोनों सेम प्रॉब्लम्स क्रिएट करते खुद के लिए जब मार्केट में आते हैं। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि 2 लाख वाला अपनी लाइफस्टाइल इस तरीके से बना लेता है कि उसका इन्वेस्टेबल सरप्लस एक 10 लाख वाले आदमी से बहुत ज्यादा अंतर नहीं करता, राइट? क्योंकि आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल भी उतनी है कि आपका इन्वेस्टेबल सरप्लस उतना सिग्निफिकेंटली हाई नहीं है एक 2 लाख वाले इन्वेस्टर के सामने। शायद आपको थियोरटिकली ये मेरी बात सुनने में एज अ व्यूअर बड़ा अजीब लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, राइट? पर बिहेवियरल फाइनेंस आपको यही समझाता है कि लोगों की इनकम जब बढ़ती है तो उनकी नीड्स, उनकी लाइफस्टाइल उस तरीके से बन जाती है कि उनका इन्वेस्टेबल सरप्लस उतना ही कम हो जाता है, राइट? तो मुझे नहीं लगता कि पैसा कमाना उसका रिलेशनशिप मार्केट में इक्विटी, फिक्स्ड इनकम या गोल्ड में निवेश करने से उतना ज्यादा डायरेक्टली रिलेटेड है मेरे हिसाब से। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इतना अन ह्यूमन बिहेवियर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज का एडवांटेज नहीं लेने देता। बट लेट्स से हाइपोथेटिकली अगर हम ये समझे कि 10 लाख कमाने वाला भी उतना ही खर्चा कर रहा है जितना 2 लाख कमाने वाला कर रहा है और इन्वेस्टेबल सरप्लस उसका बहुत ज्यादा है, तो वो डेफिनेटली इक्विटी में निवेश कर सकता है अगर उसका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है। क्योंकि अजम्पशन ये है कि उसके पास कैश फ्लो हर महीने इतना ज्यादा बनते रहेगा कि अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो डेफिनेटली यस। राइट। चलिए, अब आते हैं हमारे यंगस्टर्स के बारे में, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आखिरी क्वेश्चन रहेगा इस शो का। तो अभी एक मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और बाहर निकलता है, अपनी जॉब उसकी जो है शुरू होती है, लेट अस अज्यूम उसका 3 लाख से 6 लाख रुपए साल के बीच का कुछ पैकेज लगता है, राइट? बिल्कुल एकदम इनिशियल स्टेजेस में है वो, एंड साथ साथ घर वालों की उम्मीद है, घर वालों का प्रेशर और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं उसके पास। तो वो अपने लिए अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहे तो उसके क्या बेसिक स्टेप वो ले सकता है? अगर आप उसको कोई 2-3 चीज़ें ऐसी बता पाएं कि एटलीस्ट वो बैठ के आज सोच पाए, कुछ लिख पाए और स्टार्ट कर पाए। नीरज, आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। क्योंकि मैं होप कर रहा हूं कि अगर मैं 20 साल का होता और मुझे कोई ये बता देगा तो आज मैं काफी अच्छी एक सिचुएशन में होता। बट तीन चीजें बताना चाहूंगा नीरज। सबसे पहले तो एज सुन एज यू स्टार्ट अर्निंग एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए आपके लिए, राइट? क्योंकि आप अगर 20-21 साल के हैं, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मुझे नहीं लगता आपको 8-10 हजार रुपए से ज्यादा सालाना भरना पड़ेगा 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस को लेने के लिए। सेकेंड, एक मेडिक्लेम ले लीजिए, राइट? तो अगर आपकी फैमिली के पास नहीं है तो एक फ्लोटर पॉलिसी करके पॉलिसी आती है जो आपकी पूरी फैमिली को कवर कर लेगी, राइट? वो एक मस्ट हैव है। आपके एम्प्लॉयर की दी हुई मेडिक्लेम पे कंप्लीटली डिपेंडेंट ना रहकर थोड़ा सा खुद से भी निवेश करके एक मेडिक्लेम ले लीजिए, दूसरी सलाह। तीसरी, ऑलवेज फॉलो 30-30-40 रूल। नाउ व्हाट इज 30-30-40 रूल? मान लीजिए आप 100 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है? मैक्सिमम आप 30 रुपए खर्चा करेंगे, राइट? मैक्सिमम आपकी ईएमआई सब कुछ मिलाकर 30 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये खर्चे के ऊपर हो गया, मतलब टोटल 60 हो गया। यस। और 40 रुपीज शुड बी सेव्ड एवरी मंथ या इन्वेस्टेड एवरी मंथ। अब आप समझिए, अगर आप नए यंग इन्वेस्टर है, आज कमाना चालू किया है, घर लेने की कोई प्रेशर नहीं है आपके पास, आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप 30 रुपए मैक्सिमम खर्चा करेंगे और क्योंकि आपके पास ईएमआई नहीं है, आप 70 रुपया हर महीना सेव करेंगे। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और आपने ये इतने लोगों को कहते हुए सुना होगा, राइट? बट आई कैन टेल यू
अगर आप महीने का 50% आपका पैसा सेव करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट, 12 से 15 साल में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, राइट. Do that, and these are the three most important things that I would suggest anybody who's a 21-year-old and is looking at starting to invest. राइट, आई थिंक बहुत बहुत रेलेवेंट पॉइंट्स आपने बोले, और इसमें से दो तो ऐसे हैं जो लगभग इग्नोर हो जाते हैं, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस और मेडिक्लेम. मैं बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ मिलता हूँ और टर्म इंश्योरेंस लोगों को पता ही नहीं होता और मेडिक्लेम लोग बाग बहुत हल्के में ले लेते हैं. एंड आई थिंक ये प्रिंसिपल बहुत काम का है कि 30-30-40 कम से कम 40%, मिनिमम 40% तो आपने अपना बचाना ही है और उसको सोच समझ के फिर इन्वेस्ट करना है. थैंक यू वेरी मच कीर्तन, बहुत बहुत मज़ा आया, काफ़ी इंसाइट्स मिले, इतने सारे मैक्रो डेटा पॉइंट्स आपने मुझे बताए, तो मुझे लगा कि मैं भी अब जाके जो थोड़ा बहुत स्टडी करता हूँ और देखता हूँ कि क्या चल रहा है देश और दुनिया में. बहुत बहुत धन्यवाद आज शो पे आने के लिए. एंड आखिरी कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को, हमारे ऑडियंस को, तो प्लीज़. आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है इन्वेस्टिंग में देर इज नो शॉर्टकट, वेरी ऑनेस्टली, राइट. 2020-21 में आपने जो मार्केट को रिटर्न देते हुए देखा इज एब नॉर्मल. मार्केट्स ऐसे नहीं चलते. तो मार्केट्स में एक थोड़ा सा लंबा नजरिया लेके आइए. ओवरनाइट रिच बनने की कोशिश मत कीजिए. ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो ओवरनाइट रिच बनने के चक्कर में मार्केट से बाहर हो गए और आज तक इन्वेस्ट नहीं करते. तो मार्केट्स में जब भी पैसा निवेश कीजिए लंबे समय के लिए कीजिए. अगर आपको नहीं पता कि क्या खरीदना चाहिए और क्या बेचना चाहिए तो बहुत ज्यादा पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट, स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट मत कीजिए. ऐसी ही इन्वेस्टिंग कीजिए जो आपको समझती है. बेसिक इन्वेस्टिंग कीजिए. आप मैगी खाते हो, आपको मैगी पसंद है, नेस्ले का स्टॉक खरीद लीजिए. कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, राइट. और do not try and invest in anything that is trying to tell you things that you are not able to digest. ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आप कंटिन्यूअसली ऑन अ रेगुलर बेसिस महीने का 5% 10% कमा सकते हो. आपका पैसा एक साल में डबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, राइट. तो बेसिक कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग कीजिए एंड यू विल डू वेरी गुड फॉर योरसेल्फ. Neeraj, thank you so much for having me on the show. It was so lovely to be on the show. I'm glad that you all invited me, and very good 1 hour spent for me at least. थैंक यू कीर्तन, थैंक यू वेरी मच. सो आज के एपिसोड में हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स पे काफ़ी गपशप की और काफ़ी सारी चीज़ें सीखे भी. और एज यूजुअल हम आज के एपिसोड की सारी एक समरी आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसे देख के आप लोग पूरे के पूरे एपिसोड का रस जो है वो पा सकते हैं. सबसे पहले हमने बात करी कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमीज जो है वो परेशान है आज की डेट में, फिर चाहे वो यूएसए हो या चाइना हो. यूएसए इन्फ्लेशन को लेके जो है वो परेशान है और चाइना अपने रियल एस्टेट सेक्टर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है. और इन सारी ग्लोबल इकोनॉमीज के चलते डेफिनेटली इंडिया पे भी कुछ ना कुछ इंपैक्ट आएगा. बट अच्छी बात यह है अकॉर्डिंग टू कीर्तन के इंडिया जो है इस इंपैक्ट को बहुत आराम से बियर कर सकती है और वो इंपैक्ट कंपैरेटिवली यहाँ पे कम होने वाला है. कीर्तन के अकॉर्डिंगली क्रेडिट स्विस और हमारे जो डॉचे बैंक है उसमें जो दिक्कत चल रही है वो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की तरह बिल्कुल भी नहीं है और उसका इंपैक्ट उतना बड़ा नहीं होगा. हमारे जो आज के स्पीकर थे, हमारे जो आज के गेस्ट थे, वो बहुत ज़्यादा बुलिश हैं इंडिया को लेकर. फिर चाहे वो क्रेडिट ग्रोथ हो या फिर स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेकिंग हो या फिर चाइना +1 की जो एक हमारे सामने थीम निकल के आ रही है वो हो, इंडिया का हर जगह पे फायदा ही फायदा दिख रहा है. एक बात हमने और सीखी कि एज ए इन्वेस्टर हमें जो है क्रूड के प्राइसेस पे ध्यान रखना चाहिए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे इंडिया का इंपोर्ट का बजट जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा और उसका इंपैक्ट जो है नेगेटिव देखने को मिलता है हमारी इकोनॉमी पे इन जनरल. आज के हमारे गेस्ट कीर्तन ने हमें एक बात और बताई कि जो रुपी डेप्रिसिएशन हो रहा है इसको लेके हमें ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया कि जो रुपी का डेप्रिसिएशन है वो कंपैरेटिवली बाकी बहुत सारी करेंसी से कम है. और साथ साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे डॉलर का एप्रिसिएशन ज़्यादा हो रहा है रादर देन रुपी का डेप्रिसिएशन. ये कहना था हमारे आज के गेस्ट मिस्टर कीर्तन का. जब हमने बातचीत करी आईटी स्टॉक्स के बारे में तो इनका कहना था कि आईटी स्टॉक्स अभी हमें डाउन दिख रहे हैं अपने ऑल टाइम हाई से, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं अपनी प्री कोविड वैल्यूएशन से. लास्ट में हमने बातचीत करी पोर्टफोलियो एलोकेशन के बारे में और यहाँ पे उनका कहना था कि आपको अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट जो है करना चाहिए. और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हमें यहाँ पे सुनने को मिली कि एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें 70% इक्विटी है और 30% डेट है वो लॉन्ग रन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कौन से पोर्टफोलियो से जिसके अंदर 100% इक्विटी है. लॉन्ग रन में परफॉर्मेंस से हमारा यहाँ पे मतलब है कि उसमें रिस्क जो है वो कम है इन कंपैरिजन टू द 100% इक्विटी पोर्टफोलियो और रिटर्न्स जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर जो है वो आपको मिल रहे हैं. यानी कि कम रिस्क में आप लोग जो है ऑलमोस्ट इक्वल रिटर्न्स कमा सकते हैं अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के चलें इक्विटी प्लस डेट का.
तो ये थी गाइस इस एपिसोड की समरी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करें, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं हमारी सारी वीडियोस देखने के लिए आई बटन को जरूर चेकआउट करें। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज अरोड़ा। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.